सिलेबस कम हो गया है, कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नया सिलेबस, मॉर्फोलॉजी के 3 फैमिलीज़, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, इंसेक्ट में फ्रॉग लिखा हुआ है सिलेबस में। ये सारे डाउट्स आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हाय गाइस, दिस इज काशिफ रज़ा एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। जनरली मैं एनटी एनएमसी इनके ये अपडेट्स पे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही भयंकर चेंज कर दिया इन्होंने। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अभी रिसेंटली ये हुआ है कि एनएमसी की तरफ से एक सिलेबस आया है प्रॉपर, उन्होंने प्रपोज करा है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पार्ट को रिड्यूस करके दिखा रखा है। मतलब वो सीबीएसई ने पहले कर रखा था, बट अभी एनएमसी ने एक नया वो निकाला जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि एक्चुअली में वो नीट 2024 में क्या क्या पूछेंगे। अब क्या हुआ है, ये सिलेबस आने के बाद से सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी छोड़ देनी चाहिए। कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं तुम अभी नई को भी पढ़ो, पुरानी को भी पढ़ो, एंड साथ में जो ऐड हुआ है उसको भी पढ़ो। और कुछ तो इतने परेशान हो गए, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है, वो इसी सब को देख रहे हैं, बैठ के अपडेट देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसकी वीडियो उसकी वीडियो। ठहर जाओ एक सेकंड, वेट। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अभी अकेले हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है? जितने भी लोग होंगे ना, 21 लाख हो या 25 लाख हो, सबके साथ ये चीज़ हो रही है, ठीक है? तो यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। वह है जो टॉपिक्स हटे हैं, जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैंने उसका एक PDF दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तुम वहाँ जा करके देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो हुआ है यहाँ पे, वो एक्चुअली सिलेबस को रिड्यूस नहीं करा गया, उन्होंने सिलेबस का जो रैशनलाइजेशन करा है। तुमने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको एक जगह कर लो, या फिर कोई चीज़ अगर रिपीटेटिव है तो उसको हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग मेजॉरिटी क्या पढ़ते थे? प्लांट्स और एनिमल्स का, राइट। अगर मान लो हमने वो चैप्टर को हटा दिया, ठीक है, क्लास 12 से, तो क्या हमें वो पढ़ना नहीं पड़ेगा? 12th में जब तुम जाओगे तो पहले चैप्टर को हटा दो, तो दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, वहाँ पे पूरा प्लांट्स का तुमको बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे तुमको पूरा बताया जाएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लाइफ स्पैन वाला टॉपिक था, ये सब चीज़ें थी, तो वो सब थोड़ा बहुत था, वो कोई बहुत मेजर चीज़ थोड़ी हटा दिएगा। तुम्हारे सर से कोई पहाड़ हट गया हो, तो वो ऐसे भी था, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। टॉपिक्स हटे हैं ना, वो तुम नोटिस करना कि वो ऐसे टॉपिक्स हटे जिनका उतना ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस था भी नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। एंड ट्रस्ट मी, वो ह्यूमन फिजियो का सबसे आसान चैप्टर था। बहुत मन था हटाने का, तो कुछ ऐसा हटाते जो बहुत लेंदी था या जिसको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है लोगों को। आपने वो चैप्टर हटाया जो कि बहुत आसान था, ठीक है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जब बच्चा ह्यूमन फिजियो पढ़ता है तो उसको तो मज़ा आता है पढ़ने में, आसान लगता है, क्योंकि 10th क्लास में हमने डाइजेशन इतने अच्छे से पढ़ लिया होता है कि उसको था कि ये रिपीटेटिव हो रहा है, 11th में फिर क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो उससे क्वेश्चन आ गया, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड के अंदर से तुम्हारे टैक्सोनॉमिक एड्स को हटा दिया गया, मतलब हर्बेरिया, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से वो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी था तुम्हारा वो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट, वैसे भी कोई नहीं पढ़ता था, वो 2 पेजेस ऐसे भी बेकार जाती थी, ठीक है। उन सब के अलावा तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन में तुम मिनरल्स के रोल ऐसे भी आगे पढ़ोगे, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो स्प्लिटिंग कौन कराता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें आगे दे रखी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर वो चीज़ हटा दिया गया ना तो तुम्हारे ऊपर से वो चीज़ हटी गई है, वो और भी कई जगह पर चीज़ें आई हैं, ठीक है। इस बार जेनेटिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना है तुमको, क्योंकि जेनेटिक्स में कुछ नहीं हटा, वो एज इट इज़ है प्रॉपर पूरा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आने वाले टाइम पे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये आने वाले टाइम पे डेवलपिंग फेज़ में ये चीज़ें, ठीक है, और ये फील्ड। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक जो है हर बार का फेवरेट रहा है, और बायोटेक हर बार ही आता। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हट गया, जिसकी वजह से तुम्हारा वो वर्नलाइजेशन हो गया, डॉर्मेंसी हो गया। डॉर्मेंसी वाला पार्ट तुम क्लास 12th के उसमें भी पढ़ लेते हो, तो हाँ, कुछ वर्नलाइजेशन और ये सब बहुत छोटे एक पैराग्राफ का टॉपिक था, वो सब चीज़ें हट गई हैं। ट्रांसपोर्ट हट गया तुम्हारा। ट्रांसपोर्ट में क्या तुम एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिना उसके तुम कैसे समझोगे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। बट हाँ, वो जो तुम्हारा प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि कहाँ पे लोडिंग होता है, कहाँ पे वो जाता है, कैसे जाता है, वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हट गई हैं। इनफैक्ट तुमको मॉर्फोलॉजी के अंदर 3 नई फैमिलीज दे रखी हैं। ऑल्सो तुम्हारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दे रखा था प्लांट किंगडम के अंदर। जब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब बिना समझे तुम कैसे समझ पाओगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि हम उसको देख करके एक बार बस रिव्यू कर सके। लेकिन अगर अब उसको हटा दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा बिना उस टॉपिक के। वहाँ पे बस समराइज़ करके लिखा होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब वर्ड्स जो है ना, ये तुम्हारे तभी से चलते आ रहे हैं, एल्गीब्राइफाइड से ही। उसको एक जगह समरी में दे रखा था, ठीक है, तो उसको हटा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुमको पढ़ना नहीं है। तुम एक ड्रॉपर हो, चलो इस बात को मान लिया, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा होगा ना जो ड्रॉपर नहीं है, वो अभी क्लास 12th में होगा, उसने तो अपनी नई एनसीईआरटी खरीदी होगी। अब नई एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं। अब जब वो नई एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए
जाएगा वो तो उसी को सिलेबस मानेगा अपना। एंड ये तो हम जानते हैं ना पुरानी एनसीईआरटी, क्योंकि हम ड्रॉपर हैं तो हमें पता है कि पुराने एनसीईआरटी नाम का कुछ एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, या जो पहले हमने पढ़ा था क्लास 12th में या 11th में जब हमने देखा था। बट जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके पास तो एक ही किताब है, उनको तो वही पढ़ना है। अब वो नई एनसीईआरटी लेटेस्ट खरीदेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, उनको लगेगा इतना ही होता है, यही पढ़ना होता है। अब हमें पता पुरानी एनसीईआरटी क्या है, तो उस बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि तुमने तो पढ़ रखा, तुम्हें तो पता है ना क्या होता है, कहीं पे क्या दे रखा है, तुम ड्रॉपर हो। लेकिन उस बच्चे को तो नहीं पता ना कहाँ पे क्या दे रखा है, उसके लिए तो वही एक एनसीईआरटी है। ये उस बच्चे के साथ तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, फिर उसको एक नई फिर पुरानी एनसीईआरटी उसको देखनी पड़ेगी, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बात यह है कि इन्होंने जो भी लिखा है अभी अपने इसके अंदर, इसको ये प्रॉपर, मुझे जहाँ तक लगता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम दो, ये प्रॉपर फिर से एक बार रिवाइज होकर के तुम्हारा सिलेबस आएगा। ये इन्होंने जल्दबाजी में दे दिया है। इन्होंने लिखा हुआ है कि इंसेक्ट के बारे में पूछेंगे, ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉग। फ्रॉग इंसेक्ट थोड़ी होता है। 12th क्लास में जो हम लोग टाइट्रेशन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, ये सब इन्होंने ऐड कर दिया। तो कहने का ये मतलब है, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है इस पूरे वीडियो से कि अगर इन केस ये सिलेबस को वापस लेते हैं और इसको दोबारा से इसको सही करके रेक्टिफाई करके देते हैं हमें, तो फिर हम देखेंगे। बट अगर ये नहीं करते हैं और प्रॉपर सिलेबस यही रहता है, तो हमें क्या करना है। तो ऐसा होता है, ठीक है, नीट 2022 के टाइम पे ऐसा हुआ था कि अचानक से असर्शन रीज़न एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए थे। तो हमको ना प्रिपेयर्ड रहना होता है। होता क्या है कि हम जब खुद से तैयारी करते तो हम चीज़ें नहीं कर पाते, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते इतने। तो इन सब चीज़ों के लिए ना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक किसी चीज़ के थ्रू अलाइन हो सकते हैं। अब क्या है कि जैसे सपोज़ नया सिलेबस आया है, तो मेमो नीट जो है इसके अंदर न्यू सिलेबस सब्सक्रिप्शन भी है। मतलब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें अब दी जाएंगी। ऑल्दो 22 में इतना ज़्यादा स्ट्रेंज चेंज आया कि असोसिएशन रीज़न ये सारी चीज़ें डाल दी गई, एंड 23 के अंदर केमिस्ट्री टफ कर दिया गया, जो भी हो, ठीक है, स्टिल मेमोनीट ऐप जो था इट वाज प्रिपेयर्ड एंड 96% क्वेश्चन जो नीड होता था इसके, मेमोनीट क्लेम करता है कि उस ऐप के अंदर से आए हैं, ठीक है। तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर तुम प्रूफ है, लाइक प्रॉपर तुम चेक कर सकते हो किस क्वेश्चन को कहाँ पे दिया गया था, वो नीट में कैसे आया। अब मान लो नया सिलेबस आता है, तो नया सिलेबस हम एक चीज़ को खुद से खोज के तो क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, और कोचिंग को भी बहुत टाइम लगेगा ऑफलाइन सिस्टम के अंदर इसको इंकलकेट करने में। बट मेमो नीट जो है वो एक ऑनलाइन ऐप है, बिकॉज वो ऑनलाइन ऐप है। ऑफलाइन टेस्ट तो है नहीं कि बैठ करके हम टेस्ट के क्वेश्चंस को टाइप करें और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करें। यहाँ पे चीज़ें तुरंत जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे अपडेट होंगी। तो तुमको वो चीज़ें दी जाएंगी जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि उसको चेंज करने में टाइम लगा रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद हो रहा है, कुछ नहीं। अगर सिलेबस मान लो रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा मेमो नीट के अंदर। अगर सिलेबस को बढ़ा देंगे तो वो बढ़ा हुआ चीज़ देंगे तुमको, ठीक है। अगर मान लो पुरानी एनसीईआरटी भी आती है ना, तो भी मेमो नीट इतना अपडेट हो जाएगा कि वो तुम्हारे पुराने एनसीईआरटी को ही कवर करवाए, नहीं आएगी तो वो नया करवाएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि जो भी सिलेबस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होगी, वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, PYQs एंड एवरीथिंग जो भी होता है ना, तुम्हें हर एक मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एट द सेम टाइम तुम अपने फ्रेंड को ये ऐप रेफ़र कर सकते हो, लाइक आई एम रेफरिंग दिस टू यू, यू कैन रेफर दिस ऐप टू योर फ्रेंड्स, एंड साथ में तुम लोग सीख सकते हो एंड ग्रो कर सकते हो। जस्ट गो एंड चेक इट आउट, है ना। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घबराना नहीं है हमेशा की तरह, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने 666 स्कोर करा था एंड करेंटली आई एम इन एम्स। तो अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो व्हाट वुड आई हैव डन। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इन सब में से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता। सिलेबस क्या हो रहा है नहीं हो रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एक ही फोकस होता कि जो मैंने पहले पढ़ रखा है मैं उसको रिवाइज़ करूँ, कोचिंग में जो चल रहा है उसको पढूँ, टेस्ट दूँ, एनालाइज़ करूँ, रिवाइज़ करूँ, बस। अब मान लो ये सिलेबस में से कुछ घटा बढ़ा करते हैं तो हमें क्या करना। जो कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो प्रॉपर इंटैक्ट होंगे, जिनमें कुछ चेंजेस नहीं है, जिनको कुछ टच तक नहीं करा गया, वो श्योरिटी है, चाहे नई एनसीईआरटी से आए, चाहे पुरानी एनसीईआरटी से आए, चाहे रिड्यूस सिलेबस आए, चाहे अनरिड्यूस सिलेबस आए, वो आना है। तो उसको तुम पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, उसको पढ़ो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो करो। फिजिक्स के अंदर कुछ ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है, अंदर से उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक छांटे, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्रॉपर पूरा पढ़ना है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी 2 महीने हैं तुम्हारे पास, ठीक है। मान लो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीने के अंदर जो सिलेबस रिड्यूस कुछ नहीं, जो तुम पढ़ते आ रहे थे प्रॉपर पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल मज़े से। फिर उसके बाद जो तुम्हारे 4 महीने बचते हैं 2024 के अंदर, उसके अंदर फिर तुम प्रॉपर नई एनसीईआरटी पे स्टिक कर जाना, अगर सिलेबस यही रहता है तो। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नई एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। हाँ, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू कि हाँ नई एनसीईआरटी से ही चीज़ें आएंगी, बट ऐसा है अगर कि कोई बोले कि सपोज P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक नई एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट पुराने के अंदर है एंड वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि P ब्लॉक जो तुम्हारा पुराना एनसीईआरटी तुमको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम ओवरऑल क्रक्स निकालो तो तुम्हें शायद 15-20 पेजेस होंगे जो तुम्हारे पुराने एनसीईआरटी के होंगे, जो तुम्हें पढ़ना
पढ़ना होगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये करो कि नई एनसीईआरटी खरीदो, उसको प्रॉपर पढ़ो, ठीक है। उसको पढ़ो, वहाँ से पढ़ना चालू करो एंड वहाँ से चीज़ों को कवर करो। जब तुम्हें लगे कि मेरी नई एनसीईआरटी इतनी स्ट्रांग हो गई है एंड पुरानी एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके पढ़े बिना मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तब तुम जाओ पुराने टॉपिक्स पे। क्या बोला मैंने? सबसे पहले तुम एक नई एनसीईआरटी खरीदो, और अगर खरीद नहीं सकते हो तो तुम एक पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लो। मेरी सजेशन रहेगी खरीद लो, 400-500 जो भी रुपए लगेंगे खरीद लो, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको खरीदो, है ना। एंड प्रॉपर नई एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक। नई एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, उसको समझो वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद तुम क्या करो कि तुम्हें जो लगता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो पुरानी एनसीईआरटी थोड़ा सा रिफ़र कर लो, क्योंकि उसमें कुछ टेक्स्ट एडिशनल लिखा होगा। और अगर नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो और उस टॉपिक को समझो, ठीक है। नई एनसीईआरटी ली, उसको पढ़ा, अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे सिलेबस के अंदर, अगर वो उसको नहीं घटाते हैं तो जैसे सपोज पी ब्लॉक, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा पुरानी एनसीईआरटी से, तो हम पुरानी एनसीईआरटी वहाँ पर रिफ़र करेंगे। एंड ट्रस्ट में कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो पुरानी एनसीईआरटी पे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अपने को नई एनसीईआरटी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये, इस बहकावे में नहीं आना है कि तुम्हारे ऊपर से बोझ हटा दिया गया है या फिर कंपटीशन हल्का हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक और बात बता रहा हूँ, चाहे सिलेबस वो रिड्यूस करें, चाहे वो सिलेबस बढ़ा दे, कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। ये कहने की बात होती है कि सिलेबस कम हो गया है, अब कम पढ़ना है तो अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। माना बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर देना, अगर तुम्हारा सिलेबस डबल भी कर देना, तो भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है एनी हाउ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। और हर साल लोग बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। कंपटीशन अब ये सवाल ही नहीं बनता कि बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इन शॉर्ट, सिंपल। एक बात समझो, तुम भी तो पढ़ रहे हो ना अपने घर पे, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो ना। तो अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम भी तो कॉम्पिटेंट हो रहे हो ना, कॉम्पीट करने के लायक हो रहे हो ना। तो कंपटीशन तो तुम भी बढ़ा रहे हो ना, तो बाकी बच्चे भी बढ़ा रहे हैं, तो वो हमेशा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि कंपटीशन कभी कम भी होता है, हमेशा बढ़ता है कंपटीशन। तो ये वाला दिमाग से निकाल दो, इस चीज़ को तो यहीं पे ख़त्म करो, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्या करेंगे हम भी खुद को बढ़ाएंगे। कंपटीशन बढ़ रहा है तो हम भी तो किसी के लिए कंपटीशन है ना, हम भी तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो ठीक है, खुद को पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो और चिल करो एकदम। और एक और चीज़, इन द एंड एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही सब चीज़ें घूम फिर कर आनी है तुम्हारी। अभी करेंटली जो तुम्हारे नई एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी हैं उसको प्रॉपरली पढ़ो एंड थोड़ा सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पेशेंटली वेट करो। ये जो सिलेबस है इसको प्रॉपर वो रिलीज़ करते हैं दोबारा, उसके बाद देखो कि क्या होता है सिलेबस के अंदर, क्या आता है, ठीक है। एंड अगर वो सिलेबस में चेंजेस नहीं करते हैं उसके बाद तब का तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर में। आराम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते तुम जो पढ़ रहे थे जिस पेज पे उसी पेज पे पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाओ मत देखो क्या होगा नहीं होगा, जो होगा तब का तब देखा जाएगा। कि जो भी सिलेबस तुम पहले पढ़ रहे थे उसी को पढ़ो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो उन्होंने एनटीए ने या एनएमसी जो भी है, उन्होंने अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया नीट के अंदर, तो तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हें सवाल करना ही पड़ेगा ना। अब इसका ये भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर पढ़ो। अब जो लोग बाहर पढ़ते थे ना, नाउ वो बाहर वाला पार्ट इस पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है। इफ़ यू आर ड्रॉपर तब तो भाई बहुत बढ़िया, वेलकम। लेकिन अगर तुम 12th क्लास में हो, ठीक है, तो तुमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी 2 महीने पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ो, है ना। या 11th में हो तो पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ो। फिर जो लास्ट के जो टाइम होगा ना, 11th में तो बहुत टाइम है, अभी आराम से रहो, ठीक है। लेकिन 12th में हो तो पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़ो। अभी 2-3 महीने एटलीस्ट कोशिश करो कि पुरानी एनसीईआरटी को कवर कर लें हम 2 महीने के अंदर, ताकि हम इतने कॉन्फिडेंट रहे कि भाई हमने तो सब कर लिया, ठीक है। और जो बचते ना लास्ट के 4 महीने, उसके अंदर नई एनसीईआरटी को लो, उसको फिर से पढ़ो, सही से करो, है ना। एंड आई गेस इतना काम तुम्हारा हो जाएगा, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। एंड बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डालो। एंड अगर तुम देखना चाहते हो क्या रिड्यूस हुआ क्या नहीं हुआ है, आई होप अभी तक सबने देख लिया होगा। बट इफ़ यू वांट तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर रखा है, काशिफ रज़ा एम्स। तुम जाके सर्च करोगे टेलीग्राम पर, सबसे पहले चैनल आएगा, तुम उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर दे रखा है, तुम वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी अपने शॉर्ट नोट्स हो गया, फिर उसके बाद वीडियोज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि यूट्यूब पर आके हर थोड़ी देर पर चीज़ें बताना, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही करता हूँ, यू कैन चेक दैट, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।